Hello everyone, myself Himanshu Ranjan, a second year MBBS student from a government medical college. So जैसा कि कल के इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि आज से हम लोग अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के भी नाम से जानते हैं. पीरियोडिक टेबल, ठीक है. अब इस पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है. उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन के इंथैल्पी हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया. तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को. सबसे पहले हम लोग किसके साथ, पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ. सो पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल. सो यहाँ पे लिखा गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल. यानी कि पीरियोडिक टेबल क्या है कि हमको जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि वैसे सारे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सेम है वो एक साथ हैं और एक टेबुलर फॉर्म में आ जाए. इसी संरचना को, इसी स्ट्रक्चर को जो हम लोग बोलते हैं उसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है. अब बात आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया पीरियोडिक टेबल को लेके. तो सबसे पहले इस कड़ी में सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम है लेवोजियर. लेवोजियर क्लासिफिकेशन सबसे पढ़ते हैं. लेवोजियर ने क्या किया, लेवोजियर ने कुछ नहीं कहा. लेवोजियर ने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो मेटल हैं या तो नॉन मेटल हैं. यानी लेवोजियर ने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल में. मेटल किसको बोलते हैं, मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. और नॉन मेटल कौन होते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. एक बार फिर से, मेटल क्या होता है, मेटल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बन गया सोडियम प्लस, यानी सोडियम इज अ मेटल. पोटासियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया पोटासियम प्लस, यानी पोटासियम इज अ मेटल. तो लेवोजियर ने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. अच्छा, एक तरीका हम जानते हैं, जो मेटल होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए हम लोग मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. उसी तरीके से नॉन मेटल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद मेटल पे निगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये हो गया लेवोजियर का क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन और वन ऑफ द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेकिन ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या है लेवोजियर क्लासिफिकेशन का, तो आप लोग भी जानते हैं कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए गए जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है. यानी पहले ये पढ़ते हैं, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिनके पास मेटल्स का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी है. लो, अब तो फंस गए लेवोजियर साहब, वो तो बोले थे या तो मेटल्स होगा या तो नॉन मेटल्स होगा, लेकिन हमारे पास तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आ गए जिनके पास मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है. तो उन एलिमेंट्स को जिनके पास मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, एंड दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. So Lavoisier could not decide where to place the metalloids. Lavoisier डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मेटलॉइड्स को कहाँ रखना है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट डिमेरिट्स ऑफ लेवोजियर क्लासिफिकेशन. दूसरा डिमेरिट्स ये था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए ये क्लासिफिकेशन इनसफिशिएंट बन गया. सो एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज दिस क्लासिफिकेशन बिकेम इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. सो ये दो ड्रॉबैक और लिमिटेशन आपको याद रखना है लेवोजियर क्लासिफिकेशन का. देखिए, जब हम लोग पिछले 5 साल का ट्रेंड्स देखते हैं, नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल से, तो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब पर बेस्ड आ रहे हैं. लेकिन फिर भी हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं. क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. सो आप जो भी पढ़ें एकदम परफेक्ट पढ़ें कि उससे आने वाले सारे क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कवर हो जाए, ठीक है. दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था प्राउट. क्या नाम था, प्राउट. सो दूसरे आते हैं प्राउट हाइपोथेसिस. देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन. क्या होता है इसका मतलब, एजम्पशन. यानी प्राउट ने कुछ एज्यूम कर लिया, इसी को बोलते हैं प्राउट हाइपोथेसिस. तो प्राउट ने क्या एज्यूम किया, प्राउट ने ये एज्यूम किया कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ वो किससे मिलकर बने हुए हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं. तो पढ़ते हैं, ही सिंपली एज्यूम्ड, उन्होंने
एज्यूम कर लिया दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अरे इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हाइड्रोजन के बने हुए हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से बना हुआ है तो उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो हाइड्रोजन का मल्टीपल ही होगा। जैसे हम बोले कि मान लो सोडियम, हम बोले सोडियम जो है वो 10 हाइड्रोजन के मिलने से बना है अकॉर्डिंग टू प्राउट हाइपोथेसिस, एज एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। वही लिखा हुआ है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। और हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पर n क्या बता रहा है, n बता रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि let us suppose sodium is made up of 10 hydrogen atoms। तो इनके अकॉर्डिंग व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, सो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। n क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सोडियम कितना हाइड्रोजन एटम बन कर रहा है 10, तो लिखेंगे 10 इंटू, और व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, तो हो गया 1, सो दिस इज द 10 यूनिट्स जो भी होगा। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। ये सब बहुत सिंपल है, इनसे नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्राउट हाइपोथेसिस का ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या है, तो इनका लिमिटेशन ये है कि एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने हो सकते हैं। और दूसरा, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज द होल नंबर। इन्होंने कहा, क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक वेट है वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5। हमारे पास स्ट्रोंसियम है, स्ट्रोंसियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 87.6। इन दोनों से प्रूफ होता है कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कैन नॉट बी मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सो इस तरीके से ये थ्योरी भी क्या कर देगी, डिस्कार्ड कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो नीट में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं जिससे अभी तक सबसे ज्यादा, वो है डोबर्नियर ट्रायड रूल। डोबर्नियर ट्रायड रूल दिए। डोबर्नियर ने कहा, क्या कहा आप ये सुने। डोबर्नियर ने क्या किया, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और उन्होंने ये कहा कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है और एक एलिमेंट z है। तो डोबर्नियर के अकॉर्डिंग डोबर्नियर ने ये कहा कि जो मिडिल एलिमेंट है मतलब y, उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो x और z के एवरेज का इक्वल होगा, यानी x प्लस जेड बाई 2। ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, x और z का एवरेज x प्लस जेड बाई 2। तो जो मिडिल एलिमेंट y है उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, ही मेड ग्रुप्स, डोबर्नियर ने ग्रुप्स बनाए ऑफ 3 एलिमेंट्स, याद रखेंगे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, कॉल्ड ट्रायड। सो क्या चीज बोल दिए, ट्रायड बोल दिए। इन डोबर्नियर ट्रायड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, यही कर रहा था ना, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटासियम। क्या लिया, लिथियम सोडियम पोटासियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटासियम का एटॉमिक वेट 39। तो डोबर्नियर के अकॉर्डिंग जो सोडियम है, सोडियम मिडिल एलिमेंट है, तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा वो लिथियम और पोटासियम के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है 7 प्लस पोटासियम कितना है 39 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करके कितना आता है 23। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सोडियम का एटॉमिक वेट है वो कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डोबर्नियर ट्रायड रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि डोबर्नियर ट्रायड को फॉलो करते हैं, जैसे पोटासियम रुबिडियम सीजियम, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इस तरीके से ये भी आप एक और पढ़ लेंगे। ये सब वैसे एलिमेंट्स हैं जो डोबर्नियर ट्रायड को फॉलो करते हैं। अगला आता है हाउ टू चेक ट्रायड। आखिर हम लोग ट्रायड कैसे चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो डोबर्नियर ट्रायड। तो हम थोड़े इतना याद करके जाएंगे, वहां पर फिजिक्स भी रहेगा दिमाग में, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा। तो आखिर चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है कि डोबर्नियर ट्रायड वाले बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, वो हमेशा एक ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि
क्या लिथियम सोडियम पोटासियम डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेंगे? तो आप बोलेंगे हाँ फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एक ग्रुप में आते हैं, एस ग्रुप में तीनों एक ग्रुप में आते हैं, लिथियम सोडियम पोटासियम। दूसरा, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन टू एलिमेंट शुड बी सेम। दो एलिमेंट के बीच का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, या तो 8 8 होना चाहिए तो 18 18 होना चाहिए। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको, लेके चलता हूँ मैं आपको पीरियोडिक टेबल पर। सो ये हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो आप इसको ऐसे देखें, देखिए बताता हूँ। क्या लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करते हैं। कैसे? पहला, क्योंकि तीनों सेम ग्रुप में आते हैं, और दूसरा, इनके एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 11? तो बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंस 8 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? बोलेंगे 11। पोटासियम का 19, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है एटॉमिक नंबर का? 8 है। तो क्या तीनों एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? बोलेंगे हाँ कर रहे हैं। क्या इनके बीच में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 8 8 या 18 18 है? बोलेंगे हाँ है। यानी लिथियम सोडियम पोटासियम दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए लिथियम सोडियम पोटासियम इज अ डोबर्नियर ट्राइड। और हम लोग चेक करते हैं क्या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम भी डोबर्नियर ट्राइड है? तो पहला चीज, क्या एक ग्रुप में आ रहे हैं? तो हाँ, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि तीनों एक ग्रुप में आ रहे हैं। दूसरा, क्या इनके बीच के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस या तो 8 8 या 18 18 है? तो पहले देखते हैं, क्या बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है? क्या मैग्नीशियम का 12 है? क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है? बोलेंगे हाँ 8 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम का 20 है, क्या इन दोनों के बीच का एटॉमिक नंबर 8 है? 8 है। तो क्या ये दोनों रूल को फॉलो कर लिया? एक ग्रुप में भी आ रहे हैं और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 8 है, तो बोलेंगे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बिलोंग्स टू डोबर्नियर ट्राइड। उसी तरीके से आप यहां आ जाए, पी ब्लॉक में डोबर्नियर ट्राइड को याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो ये है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ आ रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो बताना है कि क्या ये डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे इजी और सिंपलेस्ट मेथड है, आप ग्रुप के पहले एलिमेंट को हटा दीजिए, फ्लोरीन को हटा दो, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होगा वो डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेगा। अगर इसमें आ जाए तो ऑक्सीजन को हटा दो, तो सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम ये डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेगा। अगर हम लोग 15th ग्रुप में आ जाए तो नाइट्रोजन को हटा दो, तो फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी भी डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेगा। अगर हम लोग 14th ग्रुप में आ जाए तो कार्बन को हटा दो, तो सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन जो है वो डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेगा। अगर 13th ग्रुप में आ जाए तो बोरॉन को हटा दो, तो एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम क्या होगा? डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेगा। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद ही हो गया हम लोग को ये। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पी ब्लॉक में करना है, ग्रुप के पहले मेंबर को हटा देना है, तो आगे वाले जो 3 मेंबर है वो डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेंगे। और एस ब्लॉक मैंने आपको सिखाई दिया, यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटासियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोबर्नियर ट्राइड से पहले नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका क्या ड्रॉबैक है डोबर्नियर ट्राइड का, तो यहाँ पढ़ते हैं। व्हाट इज द ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर ट्राइड? सो पहला, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड्स। सारे जो नोन एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ट्राइड्स ग्रुप में अरेंज नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डोबर्नियर ट्राइड फॉलो नहीं होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है इज फेकोनी अ डोबर्नियर ट्राइड? फेकोनी का है तो आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी का डोबर्नियर ट्राइड है। तो डोबर्नियर ट्राइड कैसे चेक करते हैं कि पहले वो सेम ग्रुप में होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि आयरन कोबाल्ट और जो निकल है दे बिलोंग टू सेम पीरियड, ये सेम पीरियड में आते हैं, सो दे डू नॉट फॉलो डोबर्नियर ट्राइड, सो दे डू नॉट फॉलो डोबर्नियर ट्राइड। इसलिए ये डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करने के लिए 2 चीज होना चाहिए। पहला, वो तीनों एलिमेंट्स एक ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए, और उन तीनों एलिमेंट्स के बीच के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 8 या 18 18 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 39। एक एक्स एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट 39 है, एंड दैट ऑफ एलिमेंट जेड इज 132, और एक एलिमेंट जेड है, उसका एटॉमिक वेट 132 है। क्वेश्चन में कहा गया एटॉमिक वेट ऑफ देयर इंटरमीडिएट एलिमेंट वाई, मतलब इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट एलिमेंट वाई है, इसका एटॉमिक वेट क्या होगा एज पर दी डोबर्नियर ट्राइड। तो हम 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, आप जल्दी से इसको सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपका टाइम ओवर हो गया, मैं बनाता हूं। तो हम लोग जानते हैं डोबर्नियर ट्राइड से कि जो एटॉमिक वेट होता है मिडिल एलिमेंट का, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के बराबर होता है। सो एक्स कितना है 39, जेड कितना है 132 डिवाइड बाई 2, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 85.5। तो इसका आंसर गया, सॉरी इसका आंसर जाएगा ये, क्या हो गया, कितना सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या इसमें,
इसको आप लोग सॉल्व कर लो, वही आंसर है, ठीक है। ये जो आएगा 39 + 132/2 कर ले, जो आएगा वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए, अ डोबर्नियर ट्रायड, इनमें से कौन सा डोबर्नियर ट्रायड नहीं है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन में नॉट लिख के आए एग्जाम में, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे पेन निकालेंगे और इसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे कि अच्छा नॉट पूछा है, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे वो अच्छा है, लेकिन 2-3 बार इसको आप मन में बोल लीजिए कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा डोबर्नियर ट्रायड नहीं है, मतलब कौन नहीं है। इसको जब आप 2-3 बार माइंड में बोल लेंगे तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा कि मुझे वो ऑप्शन ढूंढना है जो नहीं है, ठीक है। सो पहला आता है लिथियम सोडियम पोटासियम, मैंने अभी तुरंत बताया कि लिथियम सोडियम पोटासियम जो है वो डोबर्नियर ट्रायड को फॉलो करता है। अगला आता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पता है ना कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन को हटा दो फर्स्ट नंबर को, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होगा वो डोबर्नियर ट्रायड को फॉलो करेगा, तो ये भी फॉलो करता है, ये फॉलो करता है। सल्फर सेलूरियम टेलूरियम, तो देखना ऑक्सीजन सल्फर सेलूरियम टेलूरियम, यही तो है 16th ग्रुप। इसमें मैंने क्या सिखाया कि ग्रुप के पहले मेंबर को हटा दें तो जो नेक्स्ट का 3 मेंबर है वो डोबर्नियर ट्रायड फॉलो करेगा। तो क्या सल्फर सेलूरियम और टेलूरियम फॉलो करेगा डोबर्नियर ट्रायड, बोलेंगे हाँ फॉलो करेगा। तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, थर्ड फॉलो कर रहा है, फोर्थ फॉलो कर रहा है, तो कौन सा डोबर्नियर ट्रायड फॉलो नहीं कर रहा है, आंसर जाएगा इसका 2। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका डोबर्नियर ट्रायड के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं जिनका नाम है, आप लोग जानते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल में क्या कहा गया, देखिए न्यूलैंड बहुत सिंपल बात बोलें कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, म्यूजिकल वॉवेल्स, उसमें क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसमें आप एक चीज देखें, अगर इसमें फर्स्ट नोट बोलूँ तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला है और 8 वाला है वो सिमिलर है। सेम यही दिमाग न्यूलैंड भी लगा दिया, उन्होंने ये बोला कि जब हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के सिमिलर होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। याद रखेंगे कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का जो वो है बेसिस है, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जो 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होता है, लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वॉवेल नोटेशन। जैसे हम पहले ये पढ़ते हैं, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड पॉइंट पढ़े आप, एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन, इसलिए हम लोग क्लोरीन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं था डिस्कवर उस टाइम पे। फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, क्लोरीन डिस्कवर नहीं था उस टाइम पे। फिर पोटासियम और कैल्शियम। तो लिथियम का प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगा, तो गिन लेते हैं ना, अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th और ये 8th, यानी कि सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये हाइड्रोजन से गिनते हैं। तो लिथियम का प्रॉपर्टी जो होगा वो सोडियम के इक्वल होगा, ठीक है। जो बेरिलियम का होगा मैग्नीशियम का होगा, जो बोरॉन का होगा एल्युमिनियम का होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूं, है ना। तो ये है आपका क्या कहते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या हुआ, आप ये देख लेना कि जैसे ही इनर्ट गैसेस डिस्कवर हो जाएंगी तो इनर्ट गैस डिस्कवर होने के बाद ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये पढ़ रहे हैं, वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव का रूल है वो कैल्शियम तक ही वैलिड है, यानी इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट, ठीक है। तो जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है वो कैल्शियम तक ही वैलिड है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है वो या तो कैल्शियम तक वैलिड है या एटॉमिक नंबर 20 तक वैलिड है। जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, और एक पॉइंट और इसके बारे में। दूसरा डिमेरिट पॉइंट क्या है इनका, कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, जैसे ही इनर्ट गैस डिस्कवर हो गए एंड इंक्लूडिंग देम इनटू द पीरियोडिक टेबल, अब इनर्ट गैस डिस्कवर हुए हैं तो उनको हम लोग पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड करेंगे। तो जो 8th एलिमेंट है वो
प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट से, क्यों? क्योंकि वो तो इनर्ट गैस आ जाएगा, इसलिए ये हो गया इनका दूसरा डिमेरिट का पॉइंट। तो दो डिमेरिट का पॉइंट पढ़े, पहला कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, और दूसरा जैसे ही इनर्ट गैस डिस्कवर हो गए तो ये जो रूल है, जो इनका ऑक्टेव का रूल है, वो फेल हो गया। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स ओबे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, इनमें से कौन सा है जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है? तो हम लोग क्या पढ़े कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली अप टू कैल्शियम और एटॉमिक नंबर 20। क्या सोडियम पोटासियम रुबिडियम करता है? हाँ करता है। क्या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम करता है? करता है। क्या बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम करता है? करता है। क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन करेगा? नहीं। अरे ब्रोमीन का तो 20 से ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर आ गया सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में कहा गया फॉर विच ऑफ द पेयर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज नॉट एप्लीकेबल, फिर से आ गया, इनमें से किस पेयर के लिए न्यूलैंड ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं होगा? क्या लिथियम सोडियम के लिए होगा? हम बोलेंगे हाँ होगा, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर 20 से कम है। क्या कार्बन सिलिकॉन के लिए होगा? होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर 20 से कम है। क्या मैग्नीशियम कैल्शियम के लिए होगा? हम बोलेंगे हाँ होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम है। लेकिन क्या क्लोरीन ब्रोमीन के लिए होगा? हम बोलेंगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का जो डिमेरिट है वो क्या है कि इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग बहुत शॉर्ट लेक्चर रखते हैं, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। आप लोग धीरे धीरे अडेप्ट हो जाइए मेरे पढ़ाने के तरीके से, ठीक है। कल से हम लोग और लंबे लंबे लेक्चर्स लेंगे और थोड़ा स्पीड में ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि हम लोग एक चीज़ भी स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो नीट में पिछले 5 साल में आया हो या नहीं आया हो। अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए पीरियोडिक टेबल का, हमारा वो क्वेश्चन बन के आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ भी लिए, डोबर्नियर ट्रेड स्किप कर दिया हमने कि अच्छे से तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है, और अगर वो नीट के पेपर में आ गए तो हम तो बना ही नहीं पाए। तो जो हमने टाइम स्पेंड किया लेक्चर्स पे वो तो हमारा वेस्ट चला गया। इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को, भले ही 1 घंटा ज़्यादा लगे, लेकिन एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत समझ समझ के पढ़ेंगे सारा चीज़ों को। तो इस तरीके से आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। कल मैं और थोड़ा लंबा लेक्चर लूंगा और ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो कल से आप लोगों को मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से लेक्चर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।